जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित शर्मा पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आरसी जीनियस क्लासेज में। दोस्तों, हमने अभी तक भाग 1, भाग 2, प्रस्तावना और संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इन सब की चर्चा मैं अभी तक कर चुका हूं। आगे हमें चर्चा करनी है भाग 3, और भाग 3 का नाम है दोस्तों मूल अधिकार, या फिर इसे मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। तो आज हमें चर्चा करनी है मौलिक अधिकार पर, भाग 3 पर। और जहां तक आपको पता होगा कि भाग 3 से हर पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यहाँ क्या क्या बातें कही गई हैं, कौन कौन से हमें अधिकार दिए गए हैं, इन सब की चर्चा हम विस्तार पूर्वक करेंगे। और आज के बाद ये पूरा वीडियो आप देखेंगे, इसके बाद आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन मूल अधिकार से नहीं रह जाएगा। दोस्तों, अगर मूल अधिकार की बात करें तो हर वर्ष पेपर में, हर पेपर में क्वेश्चन मूल अधिकार से जरूर पूछा जाता है। और अलग अलग से अनुच्छेद, अलग अलग प्रकार के अनुच्छेद, अलग अलग जगह पर क्या क्या बातें कहते हैं, उन सबकी चर्चा हमें इस अनुच्छेद में, इस भाग में, भाग 3 में करनी है कि आखिर भाग 3 कहता क्या है। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहली बात ये कि भाग 3 का नाम है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसकी चर्चा की गई है। अलग अलग हमें इस समय 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। पहले 7 दिए गए थे, कब इनको काटा गया, 7वां मूल अधिकार कौन सा था, हम सबकी चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। और आपको पता है कि मूल अधिकार एक बड़ा भाग है, 12 से 35 अनुच्छेद, काफी ज्यादा अनुच्छेद हैं। इसलिए हमें जो चर्चा यहाँ करनी है, वीडियो बहुत लंबा ना होने पाए, इसलिए हम आपको पार्ट वाइज से वीडियो बनाकर देंगे। लगभग 4 से 5 पार्ट इसके अपलोड होंगे। अलग अलग पार्ट में अलग अलग मूल अधिकारों की चर्चा की जाएगी। आज हमें खासकर बात देनी है, पहला मूल अधिकार जो हमें दिया गया है समानता का अधिकार, इस पर अहम बहस हमें करनी है। अहम मुद्दा आज का हमारा ये है। और शुरुआत की कड़ी जो मूल अधिकार की क्या है, ये क्या कहती है, इस पे हमें चर्चा करनी है। तो हम शुरुआत करते हैं भाग 3 की। भाग 3 का नाम है मौलिक अधिकार, या फिर इसे मूल अधिकार भी कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसकी चर्चा की गई है। दोस्तों, बात करें भाग 3 की, तो मूल अधिकार हमने लिया था यूएसए के संविधान से। मूल अधिकार हमने लिया था अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से मूल अधिकार लिया था। 12 से लेकर 35 तक अलग अलग प्रकार से अलग अलग मूल अधिकार हमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से चर्चा शुरू होती है। बेसिक बात ये आप जान के रखेंगे कि मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये याद रखेंगे, मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, या फिर मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। ये भी बात आप याद रखेंगे, इसे नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, या मूल अधिकार का इनमें से अन्य और क्या नाम होता है। तो मूल अधिकार को आप मैग्ना कार्टा भी कह सकते हैं, इसे नैसर्गिक अधिकार भी कह सकते हैं, इसे मौलिक अधिकार भी कह सकते हैं, और फंडामेंटल राइट्स भी इसे कह सकते हैं मूल अधिकार को। मूल अधिकार का प्रावधान हमने यूएसए के संविधान से लिया। 12 से लेकर 35 अनुच्छेदों तक इसकी चर्चा की गई है। बात करें अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। ये याद रखेंगे, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है कि आखिर राज्य है क्या। राज्य ऐसे नहीं जैसे आपसे अगर पूछा जाए आप किस राज्य से, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूं, कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश से होगा, ये राज्य नहीं। राज्य का मतलब ऐसी संस्थाएं जो सरकारी हों या सरकार से अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से सहयोग लेती हों, उन्हीं को राज्य कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे जहां राज्य ये नहीं करेगा, राज्य को ये नहीं करना, किसी से भेदभाव नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे। राज्य शब्द को परिभाषित अनुच्छेद 12 में किया गया है। और राज्य ऐसी संस्था को कहते हैं जो सरकारी हो या फिर सरकार से प्रत्यक्ष रूप से
या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार से वो लाभ लेती हो, उन्हीं को हम राज्य कहते हैं। तो सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य शब्द को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 12 में। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 13। अहम अनुच्छेद 13 पे हमें अहम बहस करनी है। मेन रूप से मुझे बहस अनुच्छेद 13 में करनी है। ऐसा क्यों? मैं अनुच्छेद 13 पे ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं? दोस्तों, आपको पता होगा कि पूरे संविधान का सबसे अच्छा अनुच्छेद कोई माना जाता है, सबसे पावरफुल अनुच्छेद कोई माना जाता है, तो वो अनुच्छेद 13। आखिर अनुच्छेद 13 में ऐसी बात क्या लिखी गई है, उसकी मैं चर्चा करूं। अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को पुनरावलोकन करने की शक्ति देता है, पुनर्वलोकन करने की शक्ति देता है न्यायपालिका को अनुच्छेद 13। इसलिए अनुच्छेद 13 अहम अनुच्छेद है। बात करें पूरे संविधान की और मूल अधिकार की केवल बात की जाए तो यहाँ अनुच्छेद 13 एक बहुत ही विशेष आर्टिकल, बहुत ही विशेष अनुच्छेद है। अनुच्छेद 13 में लिखा गया है कि न्यायपालिका को इस शक्ति अनुच्छेद 13 देता है कि वो पुनर्वलोकन कर सकती है किसी भी विधि पर। कोई भी विधि बनाई गई, कोई भी कानून बनाए गए, उन सब पर वो पुनर्वलोकन कर सकती है। अनुच्छेद 13 में साफ शब्दों में लिखा गया है कि पहले का कोई कानून या बाद का कोई कानून, जो आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद होते हैं, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है। तो पहले भी आपको पता होगा आईपीसी की धारा, सीआरपीसी की धारा, ये पहले ही जोड़ी गई है। तो ऐसे कोई भी अनुच्छेद, ऐसा कोई भी अनुच्छेद, चाहे वो पहले का हो, ऐसा कोई भी कानून जो चाहे वो पहले का हो, चाहे वो बाद में संविधान में जोड़ा जाए, अगर वो किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का खनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 13 के तहत उस पर रोक लगा सकती है, उसे पुनर्वलोकन करने के लिए दोबारा भेज सकती है। ये अनुच्छेद 13 कहता है। और आप एक बात और रखेंगे, अनुच्छेद 13 विधि शब्द को भी परिभाषित करता है, विधि शब्द को परिभाषित करता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधि शब्द को कौन परिभाषित करता है, तो अनुच्छेद 13। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। हमने अनुच्छेद 12 की चर्चा की, हमने अनुच्छेद 13 की चर्चा की। 12 कहता है राज शब्द की परिभाषा लेता है, अनुच्छेद 13 विधि शब्द को परिभाषित करता है। अब मुझे मूल अधिकार पे चर्चा करनी है और मूल अधिकार का ये पहला अधिकार अब शुरू होता। पहले 7 अधिकार दिए गए थे, अभी हमारे पास 6 हैं। उसमें से पहला अधिकार जो है वो हमें पढ़ना है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार की चर्चा हमें करनी है। और दोस्तों, इसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक की गई है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार की चर्चा की गई है कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। ये भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिर समानता के अधिकार में कितने अनुच्छेद है। तो आप ऐसा नहीं कर देंगे 14, 4, 18। अब गिनिए 14, 15, 16, 17 और 18, यानी समानता के अधिकार में 5 अनुच्छेद आते हैं। इन 5 अनुच्छेदों पे हमें आज चर्चा करनी है। दोस्तों, बात करें, एक आपको निर्णय को समय पता होगा, ऐसा एक आपको मुद्दा पता होगा जो कहा जाता है कि भारतीय संविधान की नींव हिला दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये इस केस में अहम जो अनुच्छेद को मद्देनजर रखा गया था, अनुच्छेद को टारगेट किया गया था, वो अनुच्छेद नंबर था 14। 14 भी उसमें एक अहम भूमिका निभाया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 कहता है। 14, 15, 16, 17 और 18 तक की इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 14 में 2 बातें लिखी गई हैं, ये आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 14 में 2 प्रकार की बातों का उल्लेख किया गया है। पहला कहता है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून किसी भी व्यक्ति से किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। ये कहता है 14 की पहली बात। 14 में 2 बातें लिखी गई। पहली बात ये लिखा गया विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून किसी भी व्यक्ति से किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया करेगा, ये कहा गया है। 14 में पहली बात कही गई। अब ये बात आती, ऐसा करना क्या सही था? बाद में देखा गया ऐसा ये करना सही नहीं था, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून आप नहीं, एक कानून नहीं कर सकते। जैसे
हमारे लिए अगर कोई दौड़ की प्रतियोगिता हो रही है, 1 किलोमीटर की दौड़ 10 मिनट में है, तो कोई विकलांग व्यक्ति होगा, दिव्यांग व्यक्ति होगा, उसके लिए कुछ ना कुछ उसे अलग, उसके लिए अलग कानून होगा। बुजुर्गों के लिए अलग कानून होता है। इसलिए आप याद रखेंगे, विधि के समझ समानता को नकारात्मक भी कहा जाता है। तो ये भी आपसे पूछेगा कि मूल अधिकार में नकारात्मक किसे कहा जाता है, तो विधि के समझ समानता को नकारात्मक कहा जाता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है क्योंकि कानून, आप इस जगह पे रह के देखिए, कानून सबके लिए समान रूप नहीं हो सकता है। जैसे हमारे लिए है, वैसे किसी वृद्ध व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता। ऐसे कई सारे जात के वर्ग के लोग के लिए अलग अलग प्रावधान किया गया है। फिर ये बात आई है किया कहाँ जाएगा, तो 14 में जो एक बात और लिखी गई है वो लिखा गया है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण, इसके तहत आप बुजुर्गों को अलग कानून दे सकते हैं, बुजुर्गों को अलग प्रावधान बुजुर्गों का आप कर सकते हैं। ऐसे लोग, बुजुर्गों का, दिव्यांगों का, ये यही से किया गया है, विधियों के समान संरक्षण से। दोस्तों, विधि के समझ समानता हमने लिया है ब्रिटेन से, आप यूके कह सकते हैं, और इसको हमने लिया है यूएसए से। ठीक, ये अनुच्छेद 14 था। अनुच्छेद 14 की हमने चर्चा की। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समझ समानता, इसको नकारात्मक भी कहा जाता है। और 14 में दूसरी बात कही गई है, वो कहा गया है विधियों का समान संरक्षण। अब हमें बात करनी है अनुच्छेद 15 पे। अनुच्छेद 15 की चर्चा करें तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भेदभाव का अंत। अनुच्छेद 15 सीधा कहता है भेदभाव का अंत। अनुच्छेद 15 में 5 प्रकार की बातों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 15 में 5 ही शब्द से कहा गया है, वो 5 शब्द लिखे गए हैं, वो 5 शब्द बताए गए हैं जिससे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। बात करें अनुच्छेद 15 में, पहला कहा गया किसी व्यक्ति से आप जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर आप किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। ये याद रखेंगे, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर और जात के आधार पर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 15 में पहली बात कही गई है। ये भी आप याद रखेंगे, 5 प्रकार से भेदभाव के अंत की चर्चा किया गया है। वो 5 प्रकार आपसे पूछ सकता है, इनमें से कौन सा है जो अनुच्छेद 15 में लिखित नहीं है। तो पहला हमने बताया जन्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर और जात के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरी बात क्या कही गई है 15 में? 15 में ये कहा गया, दूसरी बात 15 में ये लिखा गया है कि सामाजिक स्थान, जैसे खेल का मैदान हो गया या कुआं हो गया, इन सब पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 का 3 में यह कहा गया है कि समाज के पिछड़े लोग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, ऐसे कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए अलग सरकार कानून बना सकती है, उनसे अलग सरकार मतलब उनको कुछ आरक्षण दे सकती है। ये बात 15 के 3 में कहा गया है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा हम शुरू में चलें। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू किया जाता है। और आपको पता होगा कि 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था। यही संविधान सभा 1952 में संसद का गठन होता है, लेकिन 1951 में यही संविधान सभा काम करती संसद के रूप में, और जीबी मावलंकर साहब पहले इसके अध्यक्ष होते हैं। आपको ये जानकारी होगी कि संविधान का पहला संशोधन जो किया गया वो 1951 में किया गया। इसी को मद्देनजर रखते हुए पहली बात हमने कहा कि भेदभाव नहीं किया जाएगा 5 प्रकार से, लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर। दूसरा कहता है कि वो सामाजिक स्थान जो है यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे कुआं हो गया, नदी हो गई, ऐसे कोई तीर्थ स्थल हो गया, इस पे जात धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 3 में कहा गया महिलाओं और बच्चों
के लिए आप अलग आरक्षण दे सकते हैं, उनसे किसी न किसी प्रकार से उन्हें अलग, उनके लिए अलग प्रावधान कर सकते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए मद्रास, अभी आजकल तमिलनाडु है, मद्रास पहले हुआ करता था, 1951 में इसे चैलेंज किया जाता है कोर्ट में, और कोर्ट का आदेश आता है कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति या समाज के अन्य पिछड़े लोगों को आरक्षण शिक्षा में, शिक्षण संस्थान में आरक्षण दिया जाएगा 15 की 4। 15 की 4 की हम चर्चा हमें करनी है। 15 के 4 में ये कहा गया कि शिक्षण संस्थान में आरक्षण, केवल शिक्षण संस्थान की बात ये कर रहा है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। शिक्षण संस्थान में आरक्षण दिया जाएगा 15 का 4, और 15 का 4 हमने जोड़ा संविधान में पहला संशोधन करके 1951 में। 15 का 4 कब हमने जोड़ा था? पहला संविधान संशोधन 1951 में शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जात और जनजात को आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद 2000, अभी ज्यादा दिन का ये समय है नहीं, 15-16 साल की बात मैं आपको बता रहा हूं, 2006 में फिर से इसे चैलेंज किया गया एम्स को लेकर। एम्स में एक बच्चा होता है, उसका एडमिशन नहीं होता है, तो इसे कोर्ट में चैलेंज करता है। कोर्ट में चैलेंज करने के बाद संविधान में अगला संशोधन किया जाता है और 15 का 5 जोड़ा जाता है। 15 का 5 में क्या कहा गया? 93वां संविधान संशोधन किया जाता है 2006 में, ये याद रखेंगे। 93वां संविधान संशोधन 2006 में किया जाता है, और अब कहा जाता है कि उच्च शिक्षण संस्थान में भी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात को आरक्षण दिया जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे। यहां मैं केवल शिक्षण संस्थान की बात कर रहा हूं। शिक्षण संस्थान में आरक्षण की अगर बात करेगा तो 15-4 और 15-5। 15-4 को हमने पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा, और 15-5 को हमने 93वां संविधान संशोधन 2006 के तहत जोड़ा। 15, अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, ये भी शिक्षण संस्थान में देता है और ये भी शिक्षण संस्थान में आरक्षण देता है, फिर दोनों में अंतर क्या है? अंतर की बात करें तो दोस्तों 15 का 4 शिक्षण संस्थान की केवल चर्चा किया गया था, यानी आप ऐसा कह सकते हैं समान शिक्षण संस्थान में आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन 15 का 5 कहता है कि उच्च शिक्षण संस्थान, हायर एजुकेशन में भी आपको आरक्षण दिया जाएगा। तो 15-5 की हमने चर्चा की। अब हम अपने अगले अनुच्छेद पे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 16। दोस्तों यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन सब की चर्चा हमें आराम से विस्तार पूर्वक करनी है। आखिर ये क्या क्या कहते हैं? चलिए बात करें अनुच्छेद 16। दोस्तों अनुच्छेद 16 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 16 अवसर की समानता देता है। अवसर की समानता देता है अनुच्छेद 16, यानी रोजगार में सबको समान रूप से अवसर दिया जाएगा। अवसर की समानता की चर्चा भारतीय प्रस्तावना में भी किया गया है, और प्रस्तावना जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो इस शब्द का भी हम आपसे जिक्र किए थे। अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता, यानी रोजगार में सबको समान अवसर दिया जाएगा, लेकिन आपको यहां भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता का मतलब यह कि सबको समान रखा जाएगा। आप 15 देखेंगे, आप 16 देखेंगे। 15 5 प्रकार के विषयों का उल्लेख करता है, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, और इन 5 विषयों का उल्लेख करता है। जन्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर और जात के आधार पर। लेकिन 16 में 7 विषयों का उल्लेख किया गया है। 5 तो वही हैं, 2 उद्भव के आधार पर और तीसरा निवास स्थान के आधार पर। रोजगार में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह कहता है अनुच्छेद 16। अवसर के रोजगार में सबका समान अवसर रहेगा। अब अगर हम आगे चर्चा करें, आगे के विषय की चर्चा करें तो दोस्तों आगे के विषय में ऐसा कहा गया है कि इन सब में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आगे 16 का 3 में ये कहा गया है कि संसद कानून बना के
किसी राज्य अपने लोगों को कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है, ये कहा जाता है अनुच्छेद 16 के 3 में। ठीक, तो ये चर्चाएं की गई। अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता, यानी रोजगार में सबको समान अवसर दिया जाएगा। 16 की 3 की हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 35 में जब पहुंचेंगे, तो 16 की 3 की चर्चा भी आपसे की जाएगी जब हम पहुंचेंगे अनुच्छेद 16 में, इसलिए 35 में, तब वहां आपको बताएंगे कि 16 के 3 में केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। बात करें अनुच्छेद 17 की, अनुच्छेद 17 की चर्चा करें। अनुच्छेद 17 कहता है, अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, यानी राज्य किसी भी प्रकार से किसी से छुआछूत नहीं करेगा, यानी छुआछूत का अंत कहता है अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 18 कहता है दोस्तों उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। आप अपने सब नाम के साथ उपाधि नहीं जोड़ सकते हैं। कुछ लोगों को छूट दिया गया है, जैसे सेना के लोग होंगे, शिक्षक होंगे, इन लोगों को डॉक्टर होंगे, प्रोफेसर होंगे, इन सबको छूट दिया गया है। ये अपने नाम के साथ अपनी उपाधि लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि समान 14 से लेकर 18 तक समान रखना चाहता है। हमने 14 की बात की, 15 की बात की, और ये पहला अधिकार, पहला मूल अधिकार था हमारा जो हमें दिया गया अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम पहला पार्ट पढ़े, मूल अधिकार के पहले अधिकार को हमने पढ़ा, और अब हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे अगले मूल अधिकार के, यानी दूसरा मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तब तक के लिए जय।